हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग 20 ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो आपके प्रत्येक साल ये सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। और पहला नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, कई बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पूछा जाता है प्यारे साथियों की सी धारिता वाले संधारित्र एक प्रकार की दी जाती है। संधारित्र तो आपको पता ही है। तो सी धारिता वाले संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया जाता है। इसकी वैद्युत ऊर्जा क्या होगी, आपसे पूछा जाता है कि किसी सी धारिता वाले संधारित्र को विभव तक आवेशित किया गया तो इसकी वैद्युत ऊर्जा क्या होगी। तो उत्तर में आपको लिखना है, यदि धारिता वाले संधारित्र मतलब सी धारिता वाले संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया गया है तो इसकी वैद्युत ऊर्जा क्या हो जाती है, U बराबर CV²/2। ये जो ऑब्जेक्टिव में भी ये आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा U बराबर CV²/2। ये सवाल काफी MBBI है, कई वर्षों से ये सवाल पूछते आ रहा है और निश्चित रूप से ये सवाल आपके फिजिक्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, ये थ्योरी भी आप याद रखिएगा, साथ ही साथ ये फॉर्मूला जो होता है CV²/2 कई बार ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। काफी इंपोर्टेंट है, काफी बार सवाल 100% रिपीटेड किए जाते हैं। सेम टू सेम ये सवाल भी रिपीट किया जाएगा। जैसा कि बायोलॉजी का पेपर हुआ है प्यारे विद्यार्थी, उसमें काफी हार्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न को करना आपको बहुत ही जरूरी है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, जरा बताइएगा। बात आती है आवेश संरक्षण सिद्धांत की, तो आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, आपको पता ही है। नहीं प्यारे साथियों, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश हमेशा क्या है, संरक्षित होता है और आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जा सकती है। पहली आम भाषा में आप ये समझ लीजिए, लेकिन किताबी भाषा क्या कहती है जरा देखने का प्रयास कीजिए। कहता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत लिखना है और लिखना है इस सिद्धांत के अनुसार किसी विलगित निकाय के भीतर। कहने का मतलब इस प्रकार के कोई भी एब्स्ट्रैक्टर्स आप बना सकते हैं, किसी भी प्रकार के फिगर, और एक विलगित निकाय होनी चाहिए, चारों तरफ से पूरी तरफ से फील होनी चाहिए। तो किसी विलगित निकाय के भीतर का कुल आवेश स्थिर रहता है। उदाहरण के लिए, जब कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा जाता है। काफी ये जो आपके उदाहरण जो दिए गए हैं ये काफी इंपोर्टेंट है और हाईलाइटेड उदाहरण होता है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े के साथ रगड़ा जाता है तो जितना धन आवेश कांच पर उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश रेशम पर क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। यह आवेश का केवल पुनः वितरण होता है, यह एक सार्वत्रिक नियम है। जैसा कि हम आम भाषा में बताया प्यारे साथियों कि आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं निश्चित रूप से। जैसा कि जब हम कांच की एक क्या लेते हैं, छड़ लेते हैं और रेशम से या ऊनी वस्त्र के साथ जब रगड़ते हैं तो धन आवेश जो होता है वो कांच पर उत्पन्न होता है। कहां पे, कांच पे उत्पन्न होता है। साथ ही ऋण आवेश भी उत्पन्न होता है, वो भी रेशम पे। तो यही एक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, याद रखिएगा। काफी बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाता है कि आवेश को क्या नष्ट किया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं। आवेश क्या उत्पन्न किया जा सकता है, वो भी बिल्कुल नहीं। आवेश सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन और आंसर दिख रहा है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत काफी इंपोर्टेंट है, काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए, याद रखिएगा। और जो ये इसमें जो यहाँ पे उदाहरण इस्तेमाल किए गए हैं ये भी उदाहरण काफी इंपोर्टेंट है। पूछा जाएगा कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है। साथ ही साथ अगर ऋण आवेश की बात करेगा तो रेशम पर क्या होता है, यहाँ पे किधर गया रेशम, यहाँ ऋण आवेश क्या होता है, रेशम पर उत्पन्न होता है। तो आम भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा और 2 नंबर के क्वेश्चंस में ज्यादा ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों की 2 से 3 लाइन में ही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इससे ज्यादा अगर लाइन में आप आंसर देते हैं तो एग्जामिनर आपको काटेगा और बोलेगा कि अपने मन से रामायण लिख दिया है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। 2 नंबर का सवाल का मतलब ही होता है 2 से 3 लाइन में सिर्फ क्वेश्चन का पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल काफी इंपोर्टेंट है, काफी बार ये पूछा जाता है कि विद्युत आवेश क्या है, इसके 2 गुण को लिखे। चलिए देखते हैं। वैद्युत आवेश, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कि वैद्युत आवेश वह भौतिक राशि है। सबसे पहले वैद्युत आवेश क्या एक प्रकार का भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में वैद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसके 2 गुण निम्नलिखित है।
चलिए इस प्रकार हमें लिखना है, इसके दो गुण जो है निम्नलिखित है और कौन कौन सा गुण है पॉइंट बना के लिखना है। सबसे पहले आवेश योगात्मक होता है, आवेश कभी टुकड़ों में नहीं होता, आवेश कभी आधा नहीं होता है, जैसे 1.2 वोल्ट ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। आवेश हमेशा क्या होता है, योगात्मक होता है, जैसे 2 3 4 5 वोल्ट इलेक्ट्रॉन, यानी इस प्रकार से योगात्मक होते हैं क्या आवेश। ये पहला इसका गुण है। दूसरा आवेश संरक्षित होता है, आवेश को हमने बार बार जिक्र किया, ना आवेश को नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश हमेशा संरक्षित होता है, याद रखिएगा। 2 नंबर के फिक्स क्वेश्चंस मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में यही सवाल पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी 2 नंबर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, निश्चित रूप से सारा का सारा प्रश्न यही आने वाला है। चलिए अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये जो है बहुत सारे पीडीएफ थे उसमें से हमने निकालने का प्रयास किया है ऐसे ऐसे सवाल जो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और हर एक बार रिपीटेड क्वेश्चंस हुआ है। प्यारे साथियों यहाँ पे सवाल है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों एक दूसरे को काट नहीं सकती, या इस प्रकार से क्वेश्चंस बनाया जा सकता है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या एक दूसरे को काट सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। दो वैद्युत यहाँ पे रेखाएं जो है प्यारे विद्यार्थियों एक दूसरे को कभी ओवरलैप नहीं कर सकता, एक दूसरे को कभी भी काटने का प्रयास नहीं कर सकता, याद रखिएगा। क्या दो समविभव सतह काट सकते हैं, ये सवाल है। और आंसर तो हमने आपको बताया कि पॉइंट टू पॉइंट में आंसर देना है ताकि एकदम स्पष्ट हो सके कि सही से आंसर दिया गया। जैसे आपको यहाँ पे उत्तर लिख के डायरेक्शन देना है और लिखना है कि यदि दो वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं एक बिंदु पर, कहने का मतलब मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ से एक बिंदु ऐसे आया और एक इधर से ऐसे आया, तो एक दूसरे को काट नहीं सकती। एक बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाएं बिल्कुल भी नहीं काट सकती, तो ये उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होगी। मान लीजिए अगर एक बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाएं काटती है तो उस बिंदु पर क्या हो जाती है, दो स्पर्श रेखाएं बन जाती है। जैसा कि मान लीजिए एक बिंदु है, इधर से एक क्या आया, वैद्युत बल रेखा आया, एक इधर से आया, तो क्या होगा, दो स्पर्श यहाँ पे क्या हो गया, रेखा हो गया, क्या हो गया, दो स्पर्श रेखा हो गया जो आपस में ओवरलैप हो गया। अतः उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी जो असंभव है, यानी जो संभव नहीं है। सिंपल सी भाषा में याद रखिए, ये क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछे जाएंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रवि को ज्वाइन कर लीजिए, सभी प्रकार के पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग को लिखे। प्यारे साथियों संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग के लिखना है, तो चलिए संधारित्र के दो उपयोग ऐसा लिखना है या ऐसे लिख सकते हैं कि संधारित्र के दो उपयोग निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है, और आगे की ओर बढ़ेंगे। पहला नंबर पॉइंट में प्यारे साथियों लिखेंगे कि ऊर्जा संचायक के रूप में संधारित्र जो है ऊर्जा संचायक के रूप में भी कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन परिपथ के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के रूप में भी संधारित्र का उपयोग किया जाता है, ऊर्जा संचायक के रूप में भी किया जाता है। ये जो दो पॉइंट है प्यारे साथियों आप याद रखिए, निश्चित रूप से आपके फिजिक्स के एग्जाम में सवाल इसी में से पूछे जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्यारे विद्यार्थियों कोई ऐसे डिजिट में होते हैं, यानी 1 2 3, मतलब 0.5 0.6 या 1.5 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो क्वेश्चंस का कहने का मतलब है कि आवेश के क्वांटीकरण का मतलब होता ही है 1 2 3, मतलब कोई ऐसा डिजिट जो पूर्ण हो। तो उत्तर में लिखना है आपको कि आवेश का क्वांटीकरण किसी आवेशित वस्तु पर, कोई भी ऐसा आवेशित वस्तु पर स्थिर आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश जो होता है वो Q बराबर प्लस माइनस एन हो सकता है। एन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल यहाँ पे Q क्या है, आवेश है, आपको पता है, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E जो है इलेक्ट्रॉन का मात्रक आपको पता ही है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो वहां पे आप रख सकते हैं, इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। इस फॉर्मूला से हो सकता है तो आपसे 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आवेश जो होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ही हो सकता है। हमने बताया एन जो है यहाँ पे संख्या है और इलेक्ट्रॉन का मान ये पूछा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, काफी बार पूछे गए। तो आपको सिंपल से 2 से 3 लाइन में आंसर देना है कि आवेश का क्वांटीकरण किसी आवेशित वस्तु पर स्थिर आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का क्या होता है,
पूर्ण गुणज होता है, आधा गुणज नहीं होगा, क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। हमेशा क्या होगा, 1 से 2 से या 3 से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्वांटीकृत होता है। यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है कभी आधा या डेढ़ा ऐसे इस प्रकार से नहीं होते, हमेशा क्या होते हैं, क्वांटीकृत होते। 7 नंबर सवाल है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया, कुछ है यहाँ पे लाइनें लिखा गया कि जहां इलेक्ट्रॉन आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मान, और इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इस प्रकार अगर आप लिखते हैं तो आपके एग्जाम में टोटल के टोटल 2 नंबर फिक्स माने जाएंगे और एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। सबसे ज्यादा मायने रखता है आपका ये लाइन, प्यारे विद्यार्थियों, इतना अगर आप लिख देते हैं तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। एक तो ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूला को यहाँ पे पूरी तरह से व्याख्या कर देना है, जहां इलेक्ट्रॉन आवेश 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम है और n इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा, और इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं, कहता है कूलम के नियम की सीमाएं क्या है। काफी बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए कूलम के नियम से, और 5 नंबर में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं, उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा किसी गेस प्रश्न के माध्यम से या आपने जो लिखा होगा उसके माध्यम से। निश्चित रूप से व्हीटस्टोन ब्रिज पूछा जाएगा, याद रखिएगा, कूलम के नियम भी पूछे जाएंगे, और ट्रांसफार्मर के जो स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं उससे भी सवाल बनते हैं, और हर एक साल 4-5 ऐसे सवाल है जो निश्चित रूप से आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो उसका हैंडराइटिंग पीडीएफ आपको प्रोवाइड टेलीग्राम चैनल पर कर दिया जाएगा। 5 ऐसे प्रश्न है जो हर एक साल पूछे जाते हैं। उत्तर में लिखना है कूलम के नियम के निम्नलिखित सीमाएं। हमने आपको बताया सीमाएं तो कूलम के नियम के बहुत सारे हैं, लेकिन निम्नलिखित में कम से कम 3 या 4 सीमाएं जरूर आपको 2 नंबर के प्रश्न में लिखना है। तो कूलम के नियम के निम्नलिखित सीमाएं है, यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। यह नियम क्या है, केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य हो सकता है। चारों तरफ से आता है और यहाँ पे जुड़ जाता है, और एक ऐसा होता है जो यहाँ से निकलता है। तो ये बिंदु आवेश के लिए क्या है, सत्य है। सबसे पहला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट में लिखना है यह नियम केवल स्थिर आवेश के लिए ही लागू होता है। दूसरा भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि यह नियम जो है केवल स्थिर आवेश के लिए ही लागू होता है। कौन, कूलम का नियम। कहता है यह नियम 10 से 14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता। बिल्कुल यहाँ से और यहाँ के मान लीजिए अगर 10 से 14 मिलीमीटर यहाँ पे होगा, एक और m होगा, इससे कम दूरी अगर हो जाए तो लागू नहीं होता। मान लीजिए इतना छोटा नजदीक में अगर ये आ गया दोनों बिंदु, तो ये लागू नहीं होता, याद रखिएगा। यानी कुछ दूरी इसके लिए चाहिए। तो ये जो है कूलम के नियम की सीमाएं हैं। कम से कम हमने आपको बताया 3 से 4 सीमा आपको जरूर आपके एग्जाम में लिखना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको टीचर्स दे सके। अगला सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल काफी बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए। ध्यान से सुनिएगा। कहता है, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, पूरा स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। प्यारे साथियों, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। मुक्त आकाश की परावैद्युतशीलता का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखे। तो मुक्त आकाश का परावैद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक होता है फैराडे पर मीटर होता है। सॉरी, फैराडे नहीं, फैराड पर मीटर। फैराडे और फैराड में बहुत सारे अंतर है, ध्यान से देखिएगा। तो मुक्त आकाश की परावैद्युतशीलता एसआई मात्रक याद रखिएगा, फैराड पर मीटर। एवं विमीय सूत्र आपसे पूछा जाएगा तो m इनवर्स L⁻⁻2 T4 और A2। विमीय सूत्र से एक सवाल आपसे निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो मुक्त आकाश की परावैद्युतशीलता का एसआई मात्रक फैराड पर मीटर होता है, याद रखिएगा। काफी बार ये सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए, और फिजिक्स के पेपर में सिंपल ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता, क्योंकि काफी बार पूछे गए सवाल है। वायुमंडल वैद्युत उदासीन इसलिए नहीं होता। सबसे पहले आसान भाषा में समझने का प्रयास करें। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, जो हमारे वायुमंडल में एयर के माध्यम से घूमते रहते हैं, और वो आपस में क्या होता रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आदान प्रदान करते रहता है, इसलिए वो कभी भी उदासीन नहीं होता। चलिए हम कुछ किताबी भाषा को देखते हैं। कहता है वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस होती है, तथा इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोजन, सल्फर के यौगिक तथा धूल कण होते हैं। धूल कण होते हैं। सूर्य की किरणों में यौगिक कण तथा धूल कण होते हैं।
सूर्य की किरणें यौगिक कण तथा धूल कणों से टकराकर उन्हें आयनीकृत कर देते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सूर्य के क्या होते हैं, यहाँ पे किरणें जो होते हैं यौगिक कण तथा धूल कण से क्या होते हैं, टकराते हैं और आयनीकृत कर देते हैं। अतः वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता। मान लीजिए सूरज का किरण अगर इस संसार में नहीं होता तो वैद्युत यहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल उदासीन हो सकता था, बट यहाँ पे सूर्य की किरण निकलती है और यहाँ पे क्या करती है, यौगिक कण और धूल कण से टकराकर इन्हें आयनीकृत कर देती है। यानी फिर से पार्टिकल पर अलग अलग चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं, जिस कारण यहाँ पे क्या होता है, ये आयनीकृत कर देता है और वायुमंडल उदासीन कभी नहीं होता है। याद रखिएगा, काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे तो आप साथ साथ लिख सकते हैं कॉपी पे या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। 13 नंबर सवाल, अगला सवाल है, कहता है कि संधारित्र से क्या समझते हैं, इसकी धारिता को भी बताइए, अथवा संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। एक ही प्रश्न है लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस ऑप्शन भी दिया गया कि संधारित्र से आप क्या समझते हैं, इसको लिख दीजिए, या अन्य पूछा गया कि इसकी धारिता को भी बताइए। ये दोनों एक ही सवाल है। अथवा में यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों दिया गया कि संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, यानी या संधारित्र से क्या समझते हैं उसको लिख दीजिए, या उसकी धारिता से क्या समझते हैं उसको लिख दीजिए। चलिए यहाँ पे उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। आपसे उत्तर में लिखना है कि संधारित्र वैसी व्यवस्था जिसमें एक वैद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट एक भूभृत चालक लाने से पहले, भूभृत कहने का मतलब जो भूमि के संपर्क में है, अगर उस चालक को उसके नजदीक लाते हैं तो चालक की धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ जाती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र कहते हैं। संधारित्र की धारिता से क्या समझते हैं उसके बारे में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि किसी संधारित्र को वैद्युत धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश का वह परिणाम है जिसे संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न होता है। दो प्लेट इस प्रकार के होते हैं, यह संधारित्र कहलाता है। यदि संधारित्र की संग्राहक यानी जो कंजर्व कर सकता है, संग्राहक प्लेट ओ आवेश देने पर या जीरो आवेश देने पर दोनों प्लेटों के बीच भी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो संधारित्र की धारिता कहलाती है। कुछ इसका फॉर्मूला होता है संधारित्र की धारिता से, C बराबर Q बाई V। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, काफी बार ऑब्जेक्टिव सेशन में ये पूछे जाएंगे आपसे, और निश्चित रूप से 2024 के इस एग्जाम में ये वाले फॉर्मूला आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाएगा। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। वैद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, वैद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे होता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत किसी आवेश पर अन्य अनेक आवेश के कारण, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी एक आवेश पर अन्य आवेश के कारण आरोपित परिणाम वैद्युत बल पर उस आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगे बल के सदिश योगफल होता है। कहने का मतलब होता है एक कोई बिंदु है और बहुत सारे आवेश इसी बिंदु से टकरा रहे हैं, यानी मान लीजिए जंक्शन का कार्य कर रहा है, तो सभी जितने भी आवेश यहाँ पे आ रहे हैं इस बिंदु पर, सभी का जो योग होता है उसका योगफल के बराबर होता है। क्या, बिल्कुल यहाँ पे क्या बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहलाता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट में भी आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे यदि किसी आवेश Q के निकट, मान लीजिए आवेश है Q, इसी को थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है। यदि किसी आवेश Q के निकट, ये मान लीजिए Q1 आवेश है, Q2 है और Q3 आवेश है, स्थित हो, तो Q पर इन सभी आवेश के कारण वैद्युत बल क्रमशः F1, F2 और F3 लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे Q आवेश है और इधर से Q1 आवेश है, इधर से Q2 है और इधर से Q3 है, तो सभी अट्रैक्ट करेगा। ये जो Q आवेश है सभी को अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो इसके कारण भी एक बल लगेगा जिसे हम F1, F2, F3 कहते हैं। तो ये 5 नंबर के सवाल में आपसे पूछा जा सकता है निश्चित रूप से, क्योंकि ज्यादा लंबा क्वेश्चन से बनता है। तो आवेश Q पर जो क्रियाशील बल जो होगा वो टोटल हो जाएगा, क्योंकि Q वाला जो है इस पर ये F हो गया इसके लिए, और F1 और F2 और F3 तीनों आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि तीनों जो है यहाँ पे तीनों F मिलकर यहाँ पे F पर क्या लगा रहा है, एक बल लगा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। अगर इस प्रकार इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपके टोटल के टोटल मार्क्स दिए जाएंगे, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि वैद्युतीय तीव्रता एवं वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, अथवा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं।
तो कोई एगो अथवा वाला लिख देना है, वैद्युत तीव्रता एवं वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं इसको लिख देना है, कोई एक सवाल आपको बनाना है। चलिए यहाँ पे हम दोनों का आंसर लाए हैं आपके लिए, आप कोई भी एक बना सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। कहता है वैद्युतीय तीव्रता एकांक धनावेश पर लगने वाले वैद्युतीय यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बल को वैद्युतीय तीव्रता कहा जाता है। आवेश पर लगने वाला बल हो तो वैद्युतीय तीव्रता कितना हो जाएगा, E बराबर एफ बाई क्यू हो जाता है। क्या होता है, E बराबर एफ बाई क्यू। वैद्युतीय तीव्रता एक सदिश राशि है, सबसे पहला बात, इसका एसआई मात्रक एवं क्या होगा, एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम, और सूत्र जो होता है इसका MLT के पावर -3 और A के पावर -1। तो ये याद जरूर रखिएगा। चलिए हम दूसरा नंबर अथवा वाला लिख देते हैं। विद्युतीय विभव अगर आपको लिखने का मन होगा तो इसको आप लिखिएगा कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी दी गई इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल तक ले जाने में संपादित कार्य विद्युतीय विभव कहलाता है। या इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युतीय विभव कहलाता है। मान लीजिए आपको यहाँ पे ट्रिक एक बताते याद करने के लिए, एकांक धनावेश आपके घर में है और आपको चंद्रमा से किसी एक बिंदु को लाना है, तो कहेंगे किसी एकांक धनावेश, चंद्रमा से क्या लाना है, धनावेश को, किसी एकांक धनावेश को अनंत से, अनंत यानी चंद्रमा से किसी एक बिंदु यानी घर के किसी एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है यदि क्यू आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य W हो, यानी उससे लाने में अगर संपादित कार्य टोटल W हो तो विद्युतीय विभव भी बराबर क्या हो जाएगा, W बाई क्यू। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल होते हैं और काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में प्यारे साथियों सवाल पूछे गए हैं। वैद्युतीय विभव एक सदिश राशि है, ये भी आपको लिख देना है, जिसका ऐसा मात्रक जूल पर कूलम होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जूल पर कूलम होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स के यहाँ पे आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ये सवाल पूछे जाएंगे। चलिए 18 नंबर सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। कहता है विद्युतीय तीव्रता एवं विद्युतीय विभव में संबंध स्थापित करें। तो माना कि क्यू आवेश ई विद्युतीय तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र स्थित है, अतः क्यू आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल क्या हो जाएगा, F बराबर क्यू ई। F बराबर क्या होगा, क्यू ई। तो ये इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए। अगला बोलेंगे कि अब क्यू आवेश को dr विस्थापन से विस्थापित किया गया। dr मतलब dr दूरी पे यहाँ पे विस्थापित कर दिया गया, तो इस दौरान संपादित कार्य, तो लिखेंगे dw बराबर F dr बराबर dr। इस प्रकार से इसको इक्वेशन 2 बनाना है। पुनः लिखेंगे, हम जानते हैं कि स्थित ऊर्जा में परिवर्तन du बराबर -dw होता है। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। तो फाइनल क्या होगा, du बराबर -QE इंटू dr। dr क्या है, यहाँ पे जो विस्थापन हमने किया है वो है, याद रखिएगा। तो ये भी सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे समीकरण बचा हुआ है, तो यहाँ पे जो होगा -dr, वहां पे जो होता है ये इक्वेशन में चला जाता है डी नोट में, और यहाँ पे क्या आ जाता है -dr, और डी भी बराबर क्या होगा, du बाई क्यू। तो इक्वेशन सभी और इक्वेशन 3 आवश्यक संबंध है। यही क्या हो गया, इसका मेन आंसर राइट हो जाता है। चलिए कुछ और सवाल बचे हुए हैं, उसको भी देखते हैं। कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके 2 गुण को लिखिए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा हुए वक्र है जिसकी किसी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड फेयर्स बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता की दिशा बतलाती है। विद्युत क्षेत्र रेखा मान लीजिए एक बिंदु है, अगर यहाँ से हम किसी रेखा को खींचते हैं तो ये रेखा क्या बतलाती है, तीव्रता की दिशा बतलाती है। याद रखिएगा। गुण के बारे में बात किया है, 2 गुण लिखने का विद्युत क्षेत्र तीव्रता की। तो लिखना है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। हमेशा जो होता है विद्युत क्षेत्र रेखा, प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है हमेशा धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर ही जाकर खत्म होती है। यही साइकिल हमेशा चलता रहता है, याद रखिएगा। धन आवेश से प्रारंभ होगा, ऋण आवेश पर जाएगा। ये जो है ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कहता है कि कोई भी 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकता, ये उल्लंघन होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं के लिए, तो बिल्कुल कभी नहीं काट सकता। 2 पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछे गए हैं। 20 नंबर सवाल है, कहता है कि वैद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। काफी बार
पूछे गए आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो वैद्युतीय द्विध्रुव के कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे आघूर्ण क्या होगा, P बराबर Q इंटू 2L। 2L यहाँ पे क्या हुआ, लंबाई, Q क्या है, आवेश है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि W वैद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। हमने जैसा कि बताया वहां पे क्या था, वैद्युत दिशा की बात किया था, लेकिन यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो यहाँ पे उल्टा होता है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। SI मात्रक की बात करेंगे यहाँ पे तो कूलम्ब मीटर होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट SI मात्रक है और बार बार पूछे गए हैं। चलिए 21 नंबर सवाल है, कहता है वैद्युतीय फ्लक्स क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और MVVI की लिस्ट में आता है और निश्चित रूप से आपके फिजिक्स के पेपर में ये पूछे जाएंगे। तो वैद्युतीय फ्लक्स क्या है, इसका SI मात्रक एवं बीमा लिखे, अथवा में विद्युतीय क्षेत्र के फ्लक्स से आप क्या समझते हैं इसको लिख दीजिए, या किसी सतह पर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दें। तो कोई आपको एक लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि वैद्युतीय तीव्रता E एवं अल्पांशी क्षेत्र सदिश DS अदिश गुणनफल को वैद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे वैद्युतीय फ्लक्स E बराबर क्या होता है, यहाँ पे EDS बराबर EDS cos थीटा, क्या होता है यहाँ पे EDS cos थीटा, ये सूत्र होता है। अतः तथा थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, E एंड DS के बीच का कोण है विद्युतीय कोण, क्या होता है यहाँ पे विद्युतीय होता है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका ये पूरे के पूरे फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो प्यारे साथियों ये कई सवाल ऐसे थे शॉर्ट क्वेश्चंस का जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए, MVVI क्वेश्चंस है और फिजिक्स के पेपर में प्यारे साथियों निश्चित रूप से ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आज का क्वेश्चंस आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में ये भी बताइएगा कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए क्या, और 5 ऐसे क्वेश्चंस मैं देने का प्रयास करूंगा जो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में सेम टू सेम पूछे जाएंगे। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। आपका कमेंट का वेट रहेगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से आपके ऑब्जेक्टिव सेशन के साथ।